नमस्कार विद्यार्थियों स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे लोक उपक्रमों पर समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इससे पहले हम लोक लेखा समिति अनुमान समिति पर चर्चा कर चुके हैं। ये सभी समितियां लोक प्रशासन पर नियंत्रण के लिए एक कारगर साधन है और इन समितियों के माध्यम से लोक प्रशासन पे एक प्रभावशाली नियंत्रण बना रहता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि लोक उपक्रम समिति किस तरह से कार्य करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया गया, जिसमें निजी उद्यमों के साथ सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया गया। ऐसी स्थिति में लोक उपक्रमों की संख्या का निरंतर बढ़ना भी स्वाभाविक था। लोक उपक्रमों के कार्यकरण तथा वित्तीय प्रक्रियाओं पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक समिति की आवश्यकता अनुभव की गई। सर्वप्रथम दिसंबर 1953 में एक निर्दलीय सदस्य डॉक्टर लंका सुंदरम ने लोकसभा में मांग उठाई कि लोक उपक्रमों पर नियंत्रण हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जिससे लोक उपक्रमों पर मंत्रियों के नियंत्रण, संसद के अधिकार तथा आम व्यक्ति के धन के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने प्रधानमंत्री से इस संबंध में पत्र लिखा, जिसमें लोकलेखा समिति और अनुमान समिति की व्यस्तताओं के साथ साथ लोक उपक्रमों की नीति परिचालन विशिष्ट कार्य प्रणाली के अंतर्गत इस समिति की उपादेयता का वर्णन था। इस मुद्दे पर आगे जांच करने के लिए वी.के. कृष्णा मेनन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अर्थात मेनन समिति ने यह सुझाव दिया कि इस तरह की समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। 1956 में जीवन बीमा निगम विधेयक पर चर्चा के दौरान अशोक मेहता ने पुनः इस समिति के गठन का प्रश्न उठाया। ऐसी ही अनुशंसा तत्कालीन समय में योजना आयोग के द्वारा भी की गई। अतः लोकसभा ने नवंबर 1963 में लोक उपक्रमों पर समिति से संबंधित एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा 1 मई 1964 को यह समिति अस्तित्व में आ गई। ये समिति अस्तित्व में आ गई। शुरू में इस समिति में 15 सदस्य होते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। 1974-75 से इनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। तो लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य जिस लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। अब हम इनके कार्य देखते हैं। अन्य चीज़ें अन्य समितियों के समान है। इसके कार्यों में निर्धारित अनुसूची में वर्णित लोक उपक्रमों की प्रतिवेदन तथा लेखाओं का ये परीक्षण करती है। दूसरी बात है कि नियंत्रक और मालिका परीक्षक की लोक उपक्रमों के संबंधित रिपोर्टों का परीक्षण करती है। लोक उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यदक्षता के संदर्भ में इनके प्रबंध के व्यवहार का स्वस्थ व्यापारिक तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों के क्रम में परीक्षण किया जाता है। लोकलेखा समिति तथा अनुमान समिति के उन कार्यों का भी परीक्षण करती है जो लोक उपक्रमों से संबंधित है अथवा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इन समितियों को सौंप दिए गए हैं। उन लोक उपक्रम समिति पर कुछ एक सीमाएं भी हैं, जैसे कि समिति सरकार की प्रमुख नीतियों से संबंधित प्रकरणों की जांच नहीं कर सकती, लोक उपक्रमों के दैनिक प्रशासन पर भी टिप्पणी नहीं कर सकती, किसी विशिष्ट निकाय की स्थिति प्राप्त लोक उपक्रमों के कथित प्रकरणों की जांच भी नहीं कर सकती। तो लोक उपक्रम समिति के कार्य क्षेत्र में समस्त लोक उपक्रम भी नहीं आते, बल्कि इस हेतु एक अनुसूची बनी हुई है जिसमें उन उपक्रमों का वर्णन है जिनकी जांच कर सकती है। तो इसमें 3 खंड है जिसमें अलग अलग उपक्रम बने हुए हैं। अभी हम इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं। तो लोक उपक्रम समिति का मुख्य दायित्व केंद्र सरकार के उद्यम तथा लेखाओं के प्रतिवेदनों की जांच करना है। समिति अपनी पूर्ण बैठक में कार्यप्रणाली निश्चित करती है तथा प्रतिवर्ष सभी लोक उपक्रमों की जांच के बजाय कुछ उपक्रमों को चुन लिया जाता है। ये चुनाव लोक उपक्रमों के प्रतिवेदन तथा CAG नियंत्रक मालिका परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर होता है। समिति के सदस्य संबंधित उपक्रम के कार्यकरण तथा लेखा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड देखते हैं। अंत में एक 3 प्रकार की रिपोर्ट में अनुशंसाओं की प्रस्तुत की जाती है। प्रथम रिपोर्ट में व्यक्तिगत उपक्रम, दूसरी में विभिन्न कार्य जैसे वित्त, प्रबंध, कार्मिक, उत्पादन, विपणन, जबकि तीसरी रिपोर्ट सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित होती है। तो लोक उपक्रम समिति की हमने कार्यप्रणाली देखी। अब हम इसकी कुछ एक आलोचना के बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं कि लोक उपक्रम समिति लोकलेखा समिति और अनुमान समिति की भांति पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं है। यह प्रश्न इस समिति की स्थापना के समय भी उठाया गया था। उदाहरण के लिए यह समिति लोक उपक्रमों के संबंधित सरकार की कीमत नीतियों, श्रमिक प्रबंध के क्रम में जांच नहीं कर सकती। कुछ कमियां और भी हैं, जैसे बहुत से उपक्रम जैसे रक्षा क्षेत्र के उपक्रम है, सरकारी उपक्रम इस समिति की जांच के दायरे से बाहर है।
इस समिति का कार्यकारण भी किंचित शिथिल रहा है, क्योंकि पिछले कई दशक बीत गए की अवधि बीत जाने के उपरांत भी सभी लोक उपक्रमों का अभी तक परीक्षण नहीं किया जा सका है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर संसद में चर्चा भी नहीं होती, न ही संसद सदस्य इसकी रिपोर्ट को पढ़ने में रुचि लेते हैं। सरकार द्वारा इसकी अनुशंसाओं पर गंभीरतापूर्वक ध्यान भी नहीं दिया गया है। इस समिति के सदस्य भी राजनीतिज्ञ होते हैं, जिन्हें वित्त, लेखा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, तकनीकी, जटिल कार्य प्रणाली का विशेष ज्ञान भी नहीं होता। तो इस प्रकार से लोक उपक्रम समिति का भी पूरा महत्व है, तथापि लोक उपक्रम समिति की कतिपय सीमाएं भी हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि लोक उपक्रम समिति किस प्रकार से अपना कार्य, अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। सभी समितियां अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं तथा अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है, तथा लोक प्रशासन पे इसे प्रभावशाली नियंत्रण की स्थापना भी होती है। अगले अध्याय में हम न्यायिक नियंत्रण पर चर्चा करेंगे।